नमस्कार सभी को। मैं कुंजन झवर आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ ब्रह्म मुक्त चिंतन चैनल में। अभी आप चिंतन धारा बुक के ऑडियो सुन रहे हैं। इसके पहले आपने दहेज प्रथा पर ऑडियो सुना। अब हम बात करते हैं नारी परिधान कैसे हों। ये आज का विषय है। लेखक श्री वल्लभ जी माहेश्वरी की इस विषय के बारे में क्या राय है, ये आज आपको इस ऑडियो में सुनने को मिलेगी। हो सकता है बहुत सारी महिलाओं को, लड़कियों को ये सब्जेक्ट, ये विषय पसंद ना आए, तो मैं चाहूँगी कि जिससे ये विषय पसंद नहीं आ रहा है, जो इस बात से सहमत नहीं है, वो भी मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये क्यों पसंद नहीं आया। और जो इससे सहमत हैं वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या नारी परिधान कैसे हों, इस बारे में माहेश्वरी जी की जो राय है, क्या आप उससे सहमत हैं। तो चलिए हम विषय को आगे बढ़ाते हैं। और उसके पहले एक और निवेदन जो मैं हर बार आपसे करती हूँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए विषय की शुरुआत करते हैं। तो विषय है नारी परिधान कैसे हों। परिधान का अर्थ है पहनने योग्य वस्त्र। ये वस्त्र कैसे होने चाहिए, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। वस्त्र धारण करने का उद्देश्य शरीर को एक आवरण प्रदान करके शरीर की मौसम संबंधी प्रतिकूलताओं से रक्षा करना है। वस्त्रों की संरचना इस तरह की होनी चाहिए कि उपयुक्त उद्देश्य की पूर्ति के साथ ही साथ व्यक्ति का व्यक्तित्व सर्वोत्तम रूप में प्रस्तुत हो तथा व्यक्ति को अपने आवश्यक दैनिक कार्यों को संपन्न करने में कोई असुविधा न हो। इन आवश्यकताओं के लिए वस्त्र व्यक्ति की शारीरिक संरचना के अनुकूल होने चाहिए। परिधान कैसे हो, यह प्रश्न तो महिला तथा पुरुष दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। तब फिर चर्चा केवल महिलाओं के परिधान के बारे में ही क्यों हो। इस प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर यह है कि महिलाओं की शारीरिक संरचना अति विशिष्ट होती है। इस कारण उनके वस्त्रों की संरचना में भी विशिष्टता तथा विविधता होती है। वस्त्रों की विभिन्न प्रकार की संरचनाओं से आकर्षक नारी शरीर को और ज़्यादा आकर्षक बनाया जा सकता है। नारी शरीर का सौंदर्य पुरुष के मन पर अत्यधिक प्रभाव डालता है और यह प्रभाव नकारात्मक न हो, इस कारण महिला परिधानों पर चर्चा करना ज़्यादा आवश्यक है। यह विषय गंभीर तथा संवेदनशील होने के साथ ही साथ समाज पर व्यापक तथा दूरगामी प्रभाव डालने वाला है, इसलिए इसे विस्तार से तथा गहराई से समझना उचित होगा। नारी तथा पुरुष की शारीरिक संरचना में काफ़ी बड़ा अंतर है। यह अंतर इस कारण है कि नारी तथा पुरुष अपने अपने प्रकृति प्रदत्त दायित्व सफलतापूर्वक व सहजता से वहन कर सकें। नारी को एक अति महत्वपूर्ण तथा विशिष्ट दायित्व सौंपा गया है, जिसे केवल नारी ही वहन कर सकती है, पुरुष वहन नहीं कर सकता। गर्भधारण करके संतानोत्पत्ति करने का दायित्व केवल नारी को ही सौंपा गया है। इसी कारण नारी शरीर की संरचना इस कार्य के योग्य की गई है। नारी तथा पुरुष की शारीरिक संरचना में इसी कार्य के लिए मूलभूत अंतर है। गर्भधारण काल से लेकर शिशु जन्म तथा शिशु जन्म के प्रथम कुछ वर्षों तक का समय नारी के लिए अत्यंत कष्टकारक होता है। यही वह महत्वपूर्ण समय होता है तब शिशु का शारीरिक तथा मानसिक विकास बड़ी तीव्र गति से होता है और इसी काल में बच्चे को अपनी माता से जो संस्कार मिलते हैं वे ही उसके जीवन में आधार का कार्य करते हैं। इसी कारण यह समय बच्चे तथा उसकी माता दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण माना जाता है। इस पूरे समय में नारी को शारीरिक तथा मानसिक दोनों प्रकार की पीड़ा झेलनी पड़ती है। इस पीड़ा के लिए भगवान ने नारी को विश्व में सबसे सुंदर शारीरिक संरचना प्रदान करके पुरस्कृत किया है। नारी का यही शारीरिक सौंदर्य उसकी सबसे बड़ी शक्ति तथा पुरुष की सबसे बड़ी कमजोरी है। संतानोत्पत्ति का कार्य नारी का समाज को अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान माना गया है। इस कारण नारी को समाज में पुरुष से अधिक सम्माननीय स्थान दिया गया है। समय के प्रवाह तथा कुछ ऐतिहासिक कारणों से आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है, यह अलग बात है, परंतु प्राचीन काल में ऐसा ही था। नारी अपने संतानोत्पत्ति के गरिमामय दायित्व को सहजता से वहन कर सके तथा अपने शरीर के प्रति पुरुषों के प्रबल आकर्षण को नियंत्रित कर सके, इन प्रमुख बातों को ध्यान में रखकर ही नारी परिधान का चुनाव होना चाहिए। संतानोत्पत्ति तथा शिशु आहार की आवश्यकता पूर्ण हो सके, इसके लिए नारी शरीर में गर्भाशय तथा स्तन, ये दो विशिष्ट अंग होते हैं। इन दोनों अंगों का पूर्ण विकास हो सके, इस बात को ध्यान में रखकर ही नारी परिधान चुने जाने चाहिए।
कन्याओं में इन दोनों अंगों का विकास लगभग 10 वर्ष से 18 वर्ष की आयु तक होता है। इस कारण इस अवधि में अत्यंत चुस्त कपड़े पहनना हानिकारक सिद्ध हो सकता है। 18 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर नारी शरीर का सौंदर्य पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। इसलिए इस अवधि के बाद से नारी परिधान का चयन इस प्रकार का होना चाहिए जिससे उसके शरीर का अधिक से अधिक भाग आवरण में रह सके। इन दोनों ही अवधियों में यदि नारी परिधान के चयन में सावधानी न रखी गई तो इसके दुष्परिणामों से बच पाना नारी के लिए अत्यंत कठिन हो सकता है। नारी के सौंदर्य के प्रति पुरुष का आकर्षण कितना प्रबल होता है इसे प्राचीन काल के एक उदाहरण से समझा जा सकता है। प्राचीन समय में विश्वामित्र नाम के एक श्रेष्ठ तपस्वी हुए थे। उन्होंने अपने तप तथा संयम के बल पर इतनी क्षमता प्राप्त कर ली थी कि वे एक अलग स्वर्ग की रचना करने में सक्षम हो गए थे। अपने अस्तित्व को खतरे में जानकर देवराज इंद्र ने मेनका नाम की एक अत्यंत रूपवती अप्सरा को विश्वामित्र ऋषि के पास भेजा। मेनका को इंद्र ने यह दायित्व सौंपा था कि वह ऋषि विश्वामित्र को अपने सौंदर्य से आकृष्ट करके उनके तपोबल को नष्ट कर दे। मेनका की कमनीयता तथा उसके आमंत्रण भरे शारीरिक सौंदर्य के सामने इतने महान तपस्वी का संयम टिक नहीं पाया और उनका तपोबल नष्ट हो गया। यह नारी शरीर के सौंदर्य की शक्ति तथा पुरुष के नारी शरीर के प्रति अत्यंत प्रबल आकर्षण का जीता जागता उदाहरण है। इस स्वाभाविक मनोविज्ञान को समझकर ही नारी को अपने परिधान, कार्यक्षेत्र तथा क्रियाकलापों का चयन करना चाहिए। आधुनिकता, स्वतंत्रता अथवा नारी सशक्तिकरण के नाम पर नारी यदि ऐसे कोई कार्य करती है जिससे उसकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाए या जिसके परिणाम उसके लिए दुखद सिद्ध हों तो ऐसे कार्य करना समझदारी नहीं कहा जा सकता। आधुनिकता का अर्थ अपने शारीरिक सौंदर्य का सार्वजनिक प्रदर्शन, स्वतंत्रता का अर्थ अमर्यादित व्यवहार तथा सशक्तिकरण का अर्थ अर्थोपार्जन या मनमानी करना नहीं हो सकता। इन शब्दों का अर्थ अंधविश्वासों व रूढ़ियों से मुक्ति पाना, शिक्षा प्राप्त करके वैचारिक उन्नति करना तथा अपने दायित्वों का सफलतापूर्वक पालन करके समाज में अपना पुराना सम्मान प्राप्त करना होना चाहिए। सौंदर्य प्रतियोगिताओं के नाम पर अपने शरीर का सार्वजनिक प्रदर्शन नारी को प्रचुर मात्रा में धन भले ही प्रदान करा दे परंतु सामाजिक सम्मान नहीं दिला सकता। आवरण रहित नारी शरीर पुरुष की काम भावना को उत्तेजित भले ही कर दे परंतु पुरुष के मन में प्रेम पूर्ण आकर्षण उत्पन्न नहीं कर सकता। भारतीय प्राचीन समाज विज्ञानी व विचारक यह जानते थे कि पुरुष में काम भावना जागृत अवस्था में रहती है तथा नारी में काम भावना सुषुप्त अवस्था में रहती है। इसी कारण से भारतीय जीवन पद्धति में नारी को अपने परिधान, व्यवहार तथा अन्य क्रियाकलापों में पूर्ण रूप से मर्यादित रहने का प्रावधान किया गया। ऐसा करने से पुरुष की काम भावना को नियंत्रण में रखा जा सकता है। पुरुष का नियंत्रण में रहना ही नारी की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। इस गहरे मानवीय मनोविज्ञान तथा प्राकृतिक तथ्यों को न समझते हुए नारी ने अपने लिए निर्धारित मर्यादाओं को स्वयं पर बलपूर्वक थोपा गया बंधन मान लिया। इसे पुरुष प्रधान समाज का नारी पर अनावश्यक नियंत्रण मानकर आधुनिक नारी ने इसे पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दिया। नारी के इस गलत कदम के विनाशकारी परिणाम सामने आने लगे हैं। पिछले कुछ ही वर्षों में नारी के प्रति अभद्र व्यवहार तथा यौन अपराधों की संख्या चिंताजनक स्तर तक बढ़ गई है। आज नारी की सुरक्षा तथा संरक्षण मानव समाज के लिए एक कठिन चुनौती बनता जा रहा है। महिलाएं भले ही इसके लिए पुरुष मानसिकता को दोषी ठहराएं परंतु इसके दुष्परिणाम तो अंततः महिलाओं को ही भुगतने पड़ते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि महिलाएं पुरुषों के प्रति पूर्वाग्रह से मुक्त होकर निष्पक्ष ढंग से विचार करें कि महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराधों के लिए वे स्वयं भी जिम्मेदार हैं या नहीं। रामायण काल में लक्ष्मण रेखा का प्रसंग आता है जिसके अनुसार सीता के देवर लक्ष्मण ने सीता की सुरक्षा के लिए एक रेखा खींच दी थी तथा सीता से अनुरोध किया था कि किसी भी स्थिति में सीता उस रेखा को पार न करे। सीता ने लक्ष्मण का अनुरोध न मानकर वह रेखा पार की और स्वयं को भयंकर संकट में डाल लिया। इस प्रसंग पर महिलाएं स्वयं विचार करें कि लक्ष्मण द्वारा सीता को मर्यादा में रहने का अनुरोध उचित था अथवा सीता का सुरक्षा क्षेत्र को पार कर जाना उचित था। सीता हरण तथा सीता के कष्टों के लिए रावण का बल प्रयोग जिम्मेदार था अथवा सीता का लक्ष्मण रेखा पार करना जिम्मेदार था। आज भी लाखों रावण आधुनिक सीताओं को वस्त्रावरण तथा घर के अंदर के सुरक्षित वातावरण से बाहर आने के लिए धन का प्रलोभन देकर उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं। आधुनिक
कारणों का यह प्रयास उनके हित में है, क्योंकि ऐसा करके वे लोग अपनी काम वासना की पूर्ति के लिए महिलाओं तक अपनी पहुंच को आसान बना रहे हैं। दुर्भाग्य तो यह है कि आधुनिक सीताएं भी इस प्रलोभन के दुष्परिणाम को समझ नहीं पा रही हैं और पौराणिक सीता की तरह स्वेच्छा से यह गलत मार्ग अपना रही हैं और इसे अपनी स्वतंत्रता तथा स्पष्टीकरण मान रही हैं। आज की शिक्षित नारी से यह अपेक्षा तो की ही जा सकती है कि वह अपना हित अथवा अहित स्पष्ट रूप से समझ सके। पश्चिमी विचारधारा को आधुनिक मानकर उसके प्रत्येक क्रियाकलाप को केवल इस कारण स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वह नया है, और प्राचीन भारतीय जीवन पद्धति को केवल इस कारण अस्वीकार नहीं करना चाहिए कि वह अति प्राचीन है। प्रमुख रूप से इस बात को देखना चाहिए कि किस विचारधारा अथवा जीवन पद्धति से व्यक्ति का जीवन सुरक्षित, सुखी तथा तनाव रहित रह सकता है। आज की आधुनिक तथा शिक्षित नारी एक ऐसे दो राहे पर खड़ी है जहां पर उसे गहराई से चिंतन करके सही मार्ग का चयन करना है। एक मार्ग आधुनिकता का है जहां वह व्यावसायिक शिक्षा को लेकर धनोपार्जन करे, नई फैशन के वस्त्र धारण करे जिसमें उसके सौंदर्य का अधिक से अधिक प्रदर्शन हो तथा स्वच्छंद व्यवहार करे। दूसरा रास्ता प्राचीन भारतीय जीवन पद्धति का है जहां नारी गृह कार्यों में दक्ष होने की शिक्षा प्राप्त करे, घर के अंदर के सुरक्षित वातावरण में रहकर गृह कार्य करे, पारंपरिक परिधान धारण करे जिसमें उसके सभी अंग आवरण में रहकर पूर्ण विकास कर सके और वह स्वस्थ संतान उत्पन्न करने की क्षमता प्राप्त कर सके। यदि नारी आधुनिकता तथा पश्चिमी जीवन पद्धति का मार्ग चुनती है तो उसे इस मार्ग के संभावित खतरों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। संभव है चुस्त वस्त्र उसके प्रमुख अंगों के विकास में बाधा पहुंचाएं तथा उसे गर्भधारण करने तथा संतानोत्पत्ति करने में ज़्यादा पीड़ा सहनी पड़े। संभव है उसे पौष्टिक व ताज़ा स्वास्थ्यवर्धक भोजन न मिल पाए तथा शरीर को कठिन परिश्रम के बाद अपेक्षित विश्राम न मिल पाए। संभव है नारी को कार्यस्थल पर आने जाने में तथा सहकर्मी पुरुषों के व्यवहार के कारण तनाव झेलना पड़े और दुर्भाग्य से अभद्र व्यवहार अथवा यौन शोषण सहना पड़े। यही नहीं, कुछ और भी परेशानियां हैं जो काल्पनिक नहीं बल्कि वास्तविक हैं, जिनका सामना नारी को करना पड़ता है। इस प्रकार आधुनिक के मार्ग पर चलने पर नारी को उपयुक्त बातों के लिए स्वयं को तैयार करना होगा तथा इनसे सुरक्षित रहने का प्रबंध करना होगा। कानून तथा विधि व्यवस्था इसमें नारी की ज़्यादा सहायता नहीं कर सकती। प्राचीन भारतीय जीवन पद्धति के मार्ग पर चलने पर नारी को कुछ मर्यादा में तो अवश्य रहना होगा, परंतु इसमें वह स्वस्थ संतान को जन्म देकर उन्हें सुसंस्कारित कर सकेगी, गृह कार्यों को प्रवीणता से संपन्न कर स्वादिष्ट व स्वास्थ्यवर्धक भोजन बना सकेगी तथा स्वयं भी प्राप्त कर सकेगी। पारंपरिक परिधान धारण करने के कारण तथा घर के सुरक्षित वातावरण में कार्य करने के कारण उसकी सुरक्षा अपने आप ही संभव हो सकेगी। इस स्पष्ट विश्लेषण से पता चलता है कि नारी के परिधान तथा उसके क्रियाकलापों का उसके जीवन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ सकता है। ऐसा प्रभाव पुरुष परिधानों के कारण पुरुष के जीवन में नहीं पड़ता। इसी कारण नारी परिधान के बारे में विस्तार से विचार किया गया है। पारंपरिक भारतीय नारी परिधान उसके प्रमुख अंगों का संतुलित विकास करके नारी सौंदर्य तथा देय यष्टि को पूर्णता प्रदान करते हैं तथा पुरुष की काम वासना को नियंत्रण में रखकर नारी की स्वतः सुरक्षा करते हैं। इन परिधानों में नारी सौंदर्य की नियंत्रित तरीके से अभिव्यक्ति होती है तथा पुरुष का नारी शरीर के प्रति आकर्षण स्थायी तौर पर बना रहता है, क्योंकि आवरण में रहने के कारण पुरुष की नारी शरीर के बारे में उत्सुकता सदैव बनी रहती है। आधुनिक फैशन के नाम पर जो वस्त्र आज प्रस्तुत किए जा रहे हैं उनके दुष्परिणामों को समझकर नारी को स्वयं निर्णय लेना है कि उसके परिधान कैसे हों। आज का उचित निर्णय ही नारी का तथा पूरे मानव समाज का भविष्य निर्धारित करेगा। तो यहाँ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ये विषय यहाँ समाप्त होता है। विषय को सुनने के बाद आपके मन में कैसे विचार आए हैं, क्या आप इस विषय से सहमत हैं या नहीं हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और एक बार फिर से आप सभी से निवेदन है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले ऑडियो में आप सभी से फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।